अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी खुश रखे से किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान है अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, अल्लाह ताला उनकी बख्शी फरमाए। मेरी दुआओं की बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी को ऐसे नहीं बोलता, मुझे अच्छा करें सब्सक्राइब से अपनी साथ पर। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम ज़िशान है। मैं आपके साथ अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। सितंबर सन 2019 से शुरू हुआ। हम 4 दोस्तों का कुंड मलीर का प्लान बनता है। मेरे बाकी के 3 दोस्त शाहजेब, मुनीर और जुबैर, हम चारों दोस्त प्लान बनाते हैं कि हम कुंड मलीर जाएंगे। तो उनमें से मेरा एक दोस्त था। उसने पहले से ही हमें ये बात बोली थी कि वो जो एरिया है वो थोड़ा सा इस तरह का है, वहाँ पर कैंपिंग करने का सीन ना रखो, बस जाएंगे और वापस आ जाएंगे। मैं वहाँ पर फर्स्ट टाइम ही जा रहा था, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, मगर मेरे जो 2 दोस्त थे वो कहने लगे कि नहीं, अब वहाँ पर रुकेंगे और कैंपिंग भी करेंगे। इनमें से जो मेरा दोस्त मुनीर था वो बहुत ज़्यादा डरता नहीं, इसके असाब बहुत मजबूत हैं। खैर हम लोग वहाँ से निकले। हमने कहा कि वहाँ चल कर डिसाइड कर क्या करना है। प्लान तो हमारा बन गया था रात को रुकने का। उसके बाद हम लोगों ने अपनी पैकिंग वगैरह की। हमारे पास होंडा सिविक गाड़ी थी, वाइन कलर की। तो हम चारों दोस्त उसमें बैठ के कुंड मलीर की तरफ रवाना हुए। और फिर जैसे ही हम लोग कुंड मलीर पहुंचे, हमने वहां पहुंचकर काफी ज्यादा एंजॉय वगैरह किया। हमें वहां पर मगरिब हो गई थी। हम लोग वापस निकलने के लिए पैकिंग वगैरह कर रहे थे। डिसाइड हुआ था कि हम लोग वापस चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर कुछ ज्यादा फैमिलीज नहीं आई हुई थी। बस हम चारों थे और 1-2 फैमिलीज और थी जो हमें काफी दूर से नजर आ रही थी। हमने सोचा चलो वापस चले जाते हैं। फिर हम लोगों ने अपना सारा सामान वगैरह पैक किया और हम लोगों ने वापसी की तैयारी शुरू कर दी। जब हम लोग वहां से निकले तो मेरा एक बैग था जो कि पीछे वाली सीट पर रखा हुआ था, जिसमें मेरी सारी चीजें थी। तो वो बैग मिसप्लेस हो गया। मुझे वो बैग मिल नहीं रहा था। मैं वो बैग ढूंढ रहा था मगर मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि यार इधर ही होगा। उन तीनों के बैग थे, सिर्फ मेरा ही गुम हुआ था। मुझे अच्छी तरह से याद था कि मैंने अपना वो बैग पीछे सीट पर रखा हुआ था। मैंने पूरी गाड़ी कंघाली, मगर उसके बाद जब मैंने ट्रंक खोला वो बैग वहां पर रखा हुआ था। मगर मुझे अच्छे से याद था कि मैंने वो बैग पिछली सीट पर रखा था, क्योंकि हम चारों ने बैग वहीं पर रखे थे। वो बैग इतना बड़ा नहीं था कि उसे ट्रंक में रखने की जरूरत पड़े। उसमें टूथब्रश, परफ्यूम और इसी तरह की चीजें थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो बैग वहां पर कैसे पहुंचा। और फिर मैंने अपने दोस्तों से कहा कि चलो निकलने की तैयारी करते हैं। तो मेरे दोस्त मुनीर ने बोला कि गाड़ी मैं चला लेता हूँ, तुम थक गए होगे। अब जब हम लोगों ने सल्फ दिया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। हालांकि हम लोग गाड़ी बिल्कुल ठीक कराची से लेकर आए हैं। गाड़ी के टायर में हवा वगैरह भी हम चेक करके आए थे, ताकि हमें आगे जाकर कोई मसला ना हो। मगर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। हम लोग परेशान हो गए कि अब हम लोग क्या करें, गाड़ी ही स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो फिर हुआ ये कि हमें मजबूरन वहीं पर रात को कैंपिंग करनी पड़ गई। तो खैर मुझे तो कुछ ज्यादा पता नहीं था, मेरे दोस्त ही सब कुछ कर रहे थे। खैर हम लोगों ने अपना कैंप वगैरह सेट कर लिया। हम लोग रात को बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि अब हम लोग क्या करें। वहां पर ना कोई बंदा ना बंदे के साथ, क्योंकि हम लोग वहां पर बिल्कुल अकेले हो गए थे। बस वहां पर एक फैमिली थी जो हमसे काफी दूर थी। वो लोगों ने भी वहां पर कैंपिंग की हुई थी। वो लोग हमसे काफी फासले पर थे, इसलिए हमारी उनके साथ कोई इंटरेक्शन वगैरह नहीं थी। उनके साथ फैमिलीज भी थी, तो इसलिए हमने सोचा हम दूर ही रहें, यही बेहतर है। हमारा जो कैंप था वो अच्छा खासा बड़ा था, जिसमें मैं और मेरे दोस्त लेटे हुए थे। वो स्नैक्स वगैरह खा रहे थे। सब यही कह रहे थे कि जैसे ही थोड़ी सी रोशनी होगी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। मेरे जो 2 दोस्त थे वो काफी डरपोक थे, जबकि मैं थोड़ा सा न्यूट्रल हूँ। अगर कुछ दिखेगा तो डर लगेगा और अगर नहीं दिखेगा तो बस जाने दो।
तो मेरा जो दोस्त काफी ज्यादा स्ट्रांग था वो उल्टी सीधी बातें करने लगा। वो बोलने लगा, जानी ये देखो यहाँ पर हम लोग अकेले हैं, पता नहीं बाहर क्या चल रहा है, कोई भी जानवर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, और जानवर नहीं तो कोई और चीज भी आ सकती है। वो इस तरह से बातें करने लगा। तो मेरे जो दोस्त काफी ज्यादा डरते थे वो डरने लगे। वो कह रहे थे कि नहीं करो, नहीं बोलो, तुम लोगों को अल्लाह का वास्ता। तो मैंने आगे से यही कहा कि मेरा क्या लेना देना है इससे, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं। वो इस तरह की बातें कर रहा है तो मेरा वो दोस्त हंसने लगा। तो ये सारी बातें कर रहा था। आपको एक अहम बात बताता चलो कि मेरा जो दोस्त जुबैर था, इस वाक़े में इसका इंतकाल हो गया था। ये हमारी जिंदगी का एक ऐसा वाक़या है जो हम तीनों दोस्तों को हमेशा याद रहता है। इसके बाद हम लोगों ने कभी कोई ट्रिप प्लान नहीं किया और ना ही हम लोग कभी कहीं गए। बाकी के दोस्त मेरे बिल्कुल ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी ठीक हूँ। उसकी मौत काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमें नहीं पता कि वो एक्सीडेंट की वजह से हुई या फिर किसी और चीज़ की वजह से, क्योंकि हमारा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी डेथ हो गई थी। तो जैसे ही मेरा उस दोस्त ने ये बात बोली कि कोई और भी हो सकता है, तो तकरीबन उसके 5 मिनट के बाद हमें ऐसा लगा जैसे हमारे टेंट के बाहर पीछे से कोई गुजरा है। मतलब जहाँ मैं लेटा हुआ था मेरे सामने मुनीर बैठा हुआ था, फिर मेरे जो बाकी के 2 दोस्त थे जुबैर और शाज़ेब, वो दूसरी साइड पर थे। मेरे सीधे हाथ की तरफ हम चारों बॉक्स बनाकर सीक्वेंस खेल रहे थे। सीक्वेंस एक गेम है, हम लोग वही खेल रहे थे। तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम लोग बातें भी कर रहे थे और गेम भी खेल रहे थे। तो जुबैर की बारी थी, जुबैर को अपना कार्ड फेंकना था। तो वो चीज पीछे से गुजरी, तो जुबैर बोला कि यार तुम्हारे पीछे से कुछ गुजरा है। तो मैंने उससे कहा कि यार तुम्हें तो वैसे ही डर लगता है, तुम फिर से शुरू हो गए हो। तो उसने कहा कि नहीं यार मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हारे पीछे से कुछ गुजरा है, मुझे प्रॉपर एक साया नजर आया। तो मैंने इससे बोला कि हो सकता है वो बंदा हो जिसने यहाँ पर हमें सारे अरेंजमेंट करके दिए हैं, चेक कर रहा होगा कि किसी को किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तो मेरा जो दोस्त मुनीर था उसने बोला कि रुको मैं देखता हूँ। उसने टेंट की जिप खोली और बाहर निकला, उसने चेक किया। उसी दौरान हमें 11 साढ़े 11 बज गए थे, क्योंकि हम लोगों ने वहां पर खाना भी खाया था, रेस्ट भी किया था। हम लोगों ने वहां पर नूडल्स वगैरह भी बनाए थे, क्योंकि हमारा प्लान यही था कि अगर हमें वहां पर रुकना हुआ तो रुक जाएंगे, हालात के हिसाब से देखेंगे कि हम सारा सामान अपने साथ लेकर गए थे। खैर मेरा दोस्त बाहर निकला, उसने देखा और आकर कहा कि बाहर तो कोई भी नहीं है, तुमने किसको देख लिया? जुबैर बोला कि नहीं जानी, मैंने देखा है कि कोई तो जरूर था। अब वो होता है ना कि किसी को शक हो जाता है कि नहीं कोई था, तो उसे भी वो हो गया था कि नहीं बाहर कोई था जिसे मैंने देखा है। और आपको पता ही है कि अगर किसी ने कोई चीज देखी है तो वो उसको भूल नहीं सकता, वो चीज उसे याद रहती। और फिर थोड़ी देर के बाद मेरे दूसरे दोस्त के साथ भी यही हुआ। वो कहता है कि यार मुझे फील हो रहा है जैसे कोई बाहर टहल रहा है। और मैंने उनसे कहा कि एक काम करते हैं, मैं स्मोकिंग नहीं करता मगर बाकी तीनों करते हैं। तो मैंने कहा कि हम चारों ही बाहर खड़े हो जाते हैं, बाहर 5-10 मिनट खड़े होकर देख लेते हैं कि क्या सीन है। जब हम लोग बाहर निकले तो हमें तारे दिखने लगे, चारों तरफ बहुत ज्यादा अंधेरा था। और आपको तो शायद पता होगा कि कुंडलीर में कितना ज्यादा अंधेरा होता है। खैर उसके बाद हम लोग चारों बाहर खड़े हो गए। थोड़ा सा डर और घबराहट मुझे भी लग रही थी, क्योंकि इतना ज्यादा अंधेरा था और दूर कहीं उस फैमिली का टेंट था। वो लोग अपना हंस खेल रहे थे, बोल रहे थे, दूर से उन लोगों की आवाजें आ रही थी। फिर मैंने बोला कि यार सर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, यहाँ पर हमारी कुल्फी जम जाएगी। तो हम लोग वापस अंदर चलकर बैठ जाते हैं। मेरे दोस्त वैन ने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, यहाँ कोई भी नहीं है, हो सकता है सिर्फ मेरा वहम हो। तो हम लोग फिर से वापस अंदर जाकर बैठ गए। मैं टेंट से बिल्कुल लग कर बैठ गया हूँ। इसके बाद मुझे खुद फील हुआ कि मेरे जो गद्दी इस पर बाहर से किसी ने हाथ फेरा।
तब मुझे अंदाज़ा हुआ और मैंने कहा कि नहीं, यहाँ पर कोई ना कोई ऑफ सीन ज़रूर है। जब हम चारों दोस्त बाहर निकल कर खड़े हुए थे तो हम चारों दोस्तों को हमारे टेंट और उस दूसरे टेंट के बीच में जो फासला था उसके बीच से हमें पूरा एक नॉर्मली इंसान खड़ा हुआ नजर आया। वो देखने में एक औरत लग रही थी और थोड़ी देर के लिए हम चारों दोस्त उसे बिल्कुल चुपचाप खड़े होकर देखने। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ मुझे देख रही थी और उसको नहीं देख रही थी, या उसे दिख रही थी तो किसी और को नहीं दिख रही थी, बल्कि हम चारों को वो नजर आ रही थी। हम चारों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। हमने बस यही कहा कि अब अपना सामान उठाओ और चेक करो कि गाड़ी स्टार्ट हो रही है कि नहीं। अगर गाड़ी स्टार्ट हो रही है तो यहाँ से अभी निकलो। हमारा प्लान था कि हम सुबह किसी को बुला लेंगे और गाड़ी को चेक करवा लेंगे। शायद हमारी गाड़ी हीटअप हो गई, मगर फिर जुबैर ने बोला कि निकलना है इधर से। अब हम सारे घबरा गए थे। हमने बोला कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, पता नहीं ये क्या सीन है। खैर हम लोग अपनी गाड़ी की तरफ गए। जब हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट की तो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हमने दुआएं वगैरह पढ़ी थी, तो हमने कहा कि हमने ये सब कुछ पढ़ा है और दुआएं मांगी हैं, तो क्या पता हमारी जान बच जाए। ये अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा है कि पहले गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी मगर अब स्टार्ट हो गई, क्योंकि हमने एक दो दफ़ा ही गाड़ी को सेल्फ दिया था। तो मेरे बाकी दोस्त मुझे फोर्स करने लगे कि भाई रुक जाते हैं यहीं पर, कि अगर ये स्टार्ट नहीं हो रही तो इसलिए। सब मान गए थे क्योंकि हमारा ऑलरेडी रुकने का प्लान था। अब पता नहीं गाड़ी का कोई मसला हुआ था या नहीं। यार इस दफ़ा हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। हम लोग वापस जाने लगे तो हम लोग खुश थे, क्योंकि हम लोगों ने आधे घंटे के अंदर ही अपना सारा टेंट वगैरह और सारी चीज़ें पैक कर ली थी। जो वहाँ पर घूम रहा था, हमने उसको बताया तो उसने कहा कि आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करो, आप लोगों को वहम हो रहा होगा। हमने कहा कि नहीं भाई, हम यहाँ से जा रहे हैं, आपका जो भी हिसाब है हम वो क्लियर कर देते हैं। हमने कहा कि नहीं, हम शाम से यहाँ आए हुए हैं। हमने काफ़ी इंजॉय कर लिया था। हमने वहाँ पर 12:30-1 हो गए थे। हमने कहा कि बस भाई अब हम यहाँ से जा रहे हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकल आए। जब हम लोग आए थे तो गाड़ी का हॉर्न बिल्कुल ठीक था, मगर अब गाड़ी का हॉर्न नहीं चल रहा था। गाड़ी मुनीर चला रहा था। उसने बोला कि यार तुम्हारी गाड़ी का हॉर्न काम नहीं कर रहा। मैंने कहा कि गाड़ी तो बिल्कुल ठीक थी और आते हुए इसका हॉर्न भी बिल्कुल ठीक था। मैंने कहा कि तुम केयरफुल होकर चलाओ। वो भी थोड़ा सा घबरा रहा था। हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, लाइट्स तो चल रही हैं और गाड़ी भी चल रही है, बस किसी भी तरह निकलो यहाँ से। वो गाड़ी को थोड़ा स्पीड में चला रहा था। मैं पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था, जबकि बाकी दोनों दोस्त पीछे बैठे हुए थे। तो उनको ट्रंक से ठक ठक की आवाजें आने लगी। मैंने ट्रंक से अपना छोटा वाला बैग निकाल लिया था। उसमें ज्यादा सामान नहीं था, जैसे कि सूट वगैरह। तो स्टोव के हिलने की आवाजें आने लग गई। तो जब वो आवाजें आई तो मेरे दोस्त ने मुझसे बोला कि यार ये क्या सीन है। मैंने से कहा कि तुम इस बात को इग्नोर करो, तुम बस रोड और गाड़ी पे फोकस करो। और इसके बाद गाड़ी के जो हैजर्ड्स थे वो खुद ब खुद ऑन हो गए। गाड़ी अपनी तरफ से ही फंक्शन कर रही थी। उसने हैजर्ड्स नहीं दबाए थे क्योंकि मैं उसके साथ बैठा हुआ था। तो टक टक की आवाज के साथ दोनों इंडिकेटर्स ऑन हो गए। तो जुबैर मुझसे बोलने लगा कि यार ये क्या सीन है, ये तुम्हारी क्या उल्टी सीधी गाड़ी है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता भाई, मैं तो गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक लाया था, पता नहीं क्या हो गया। कभी सेल्फ नहीं लेती, कभी हॉर्न खराब हो जाता है, कभी हैजर्ड्स ऑन हो जाती हैं, तो कभी डिग्गी में से आवाज आ रही है। मैंने कहा कि यार पता नहीं क्या है, तुम इसको चलने दो। फिर उसने बटन से बंद किया और उसके 10-15 मिनट के बाद बीच रोड में दोबारा ऑन हो गया। अब पता नहीं होंडा की ऐसी कौन सी गाड़ी है जो फंक्शन करती है कि खुद ब खुद ही हैजर्ड ऑन हो जाए। खैर उसके बाद हम लोग चलते रहे। 0 पॉइंट पहुंचने से पहले वो दोनों पीछे सो गए थे। फिर उसके बाद जुबैर एकदम से चीख मार कर उठा। उसकी चीख सुनकर हम दोनों लरस गए थे, मैं भी और मुनीर भी। तो मुनीर ने थोड़ा सा गुस्सा किया कि यार तू हमें डरा रहा, मैं गाड़ी पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ। तो इसने कहा कि नहीं भाई, मेरे बालों में किसी ने हाथ फेरा, किसी ने मेरे गले को दबाने की कोशिश की है, यहाँ कोई बैठा हुआ है हमारे बीच में।
तो मुनीर ने कहा कि क्या मतलब कोई बैठा हुआ है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे तो कोई नजर नहीं आया। मैं भी हल्की हल्की उनूदगी में था, मुझे तो गाड़ी में कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। तो फिर मैं भी उस पर थोड़ा गुस्सा हुआ कि हम जब से वहां से चले तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, और तुमने ही वहां पर पैनिक क्रिएट किया था कि बस अभी यहाँ से निकलो, और अब तुम ये क्या बातें कर रहे हो उल्टी सीधी। तो बोलने लगा कि यार मैं कह रहा हूं ना कि मेरे साथ हो रहा है। तो हमने उसे कहा कि बस अब थोड़ी ही देर और फिर हम लोग 0 पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। और फिर काफी घंटे कुछ नहीं हुआ। जब हम लोग 0 पॉइंट पहुंचे तो गाड़ी की जो राइट हेडलाइट थी जिस साइड पर मुनीर बैठा था वो बंद हो गई। तो हमें कुछ नजर नहीं आया। और फिर बराबर में पता नहीं किस टाइप का और किस नस्ल का, पता नहीं वो कुत्ता था या लोमड़ी थी या भेड़िया था, 0 से पहले बीच में आ गया। उस टाइम हम चारों उठे हुए थे। हम चारों ने देखा कि वो चीज एकदम से सामने बीच में आई है, अंधेरे से निकलकर गाड़ी ने उसको हिट किया और हमारी गाड़ी पलट। तो इस तरह से हमारा एक्सीडेंट हो गया। हम सब की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। हमने अपने पीछे बहुत दूर बस इक्का दुक्का ही गाड़ी देखी थी। वो हमसे इतनी दूर थी कि इन्हें हम तक पहुंचते हुए 10 से 15 मिनट तो लगे होंगे। हमें बस उनकी छोटी छोटी सी हेडलाइट नजर आ रही थी। वो हमारे पीछे थे। फिर उसने आकर हमें उठाया। फिर उन्होंने ही पुलिस को कॉल वगैरह की। उसके बाद हमें कोई होश नहीं था, सारा ब्लैकआउट हो गया। इसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मुझे होश आया। 1-1.5 महीने तक तो ना वो खा सकता था और ना ही ठीक से बोल सकता था। उसकी कंडीशन थी तकरीबन 1-2 महीने लगे थे रिकवर होने में। और पीछे वाला जो मेरा एक दोस्त था वो भी बच गया था। उसकी गर्दन और कंधे पर चोट आ गई थी, मगर जुबैर जो था वो नहीं बच पाया। पता नहीं कोई चीज उसकी किडनी वगैरह में लगी थी, इसलिए उसकी रिकवरी नहीं हो पाई। तो जब बाद में हमने मुनीर से पूछा तो उसने बताया कि जैसे ही कुत्ता सामने आया और जैसे ही उसने गाड़ी को हिट किया, जब वो कुत्ता सामने आया तो मैं गाड़ी को उल्टे हाथ पर घुमा सकता था, मगर मेरे हाथ जाम हो गए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने स्टीयरिंग पकड़ लिया और अब वो गाड़ी नहीं चलाता। इतने साल हो गए हैं, शायद इस चीज से वो अभी तक निकल नहीं पाया। तो ये थी हमारी स्टोरी जो मैंने आपसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मैं काफ़ी टाइम से आपकी कहानियाँ सुन रहा हूँ। मुझे तकरीबन 1 साल हो चुका है और मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं अपना वाक़या आपके साथ शेयर करूँ। मेरा नाम मोहम्मद अवैस है और मैं अबू धाबी से बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। अभी फ़िलहाल 8 सालों से मैं यहाँ पर हूँ, जहाँ पर AC मेंटेनेंस की जॉब करता हूँ। तो आते हैं कहानी की तरफ। मेरी कहानी ये है कि मैं एक साइट पर रहता हूँ। जगह अबू धाबी और दुबई के बीच में एक हाईवे पर पड़ती है। मैं आपको उसका नाम नहीं बता सकता। यहाँ पर पैलेस वगैरह है। तो 1 साल पहले की बात है, मैं पाकिस्तान छुट्टी पर जा रहा था। मैं शॉपिंग पर गया था तो मुझे वापस आते हुए काफ़ी रात हो गई। तो ये जगह ऐसी है कि मुझे शाम से पहले वहाँ पर पहुँचना पड़ता है, क्योंकि फिर टैक्सी का मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे वापसी पर तकरीबन 10 साढ़े 10 हो गए थे, तो मुझे कोई टैक्सी नहीं मिल रही थी। मैं वहाँ पर किसी लिफ्ट का इंतज़ार कर रहा था। इतने में देखता हूँ कि पेशावर के एक पठान साहब हैं। उन्होंने मेरे लिए गाड़ी रोकी और मुझसे पूछा कि आप कहाँ जाएंगे। मैंने कहा कि यहाँ थोड़ा आगे ही मेरा कमरा है, मुझे पैलेस में जाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको छोड़ दूंगा, कोई मसला नहीं, आप मेरे साथ बैठो। तो खैर गाड़ी चलती रही। वहां से 25 किलोमीटर का रास्ता है। उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ पर कौन रहता है। तो मैंने कहा यहाँ पर कोई भी नहीं रहता। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पैलेस बने हुए हैं और आम लोग नहीं रहते थे। तो उसने बताया कि एक दिन ऐसे ही आगे जाकर एक आदमी ने मेरी गाड़ी रोकी और उसने मुझसे कहा कि क्या आप मुझे आगे तक छोड़ देंगे। उसने बहुत अच्छे से मेरे साथ बात की। मैंने उसे कहा कि ठीक है, आप आगे बैठे हैं। तो उसने कहा कि नहीं, मैं पीछे ठीक हूँगा।
तो गाड़ी काफ़ी देर तक चलती रही। फिर गाड़ी में वज़न आना शुरू हो गया। वो बताते हैं कि जब उसकी मंजिल आने लगी, क्योंकि आगे रास्ता नहीं था और मुझे भी टर्न लेना था, जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी में कोई भी नहीं था। कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि ये कौन शख्स था जो मेरी गाड़ी में बैठा, मुझे हाथ दिया और अब बिल्कुल गायब हो गया। क्योंकि जब मैं गाड़ी रोकने लगा था तो मैंने उससे पूछा था कि बताएं आपने कहाँ जाना, मैं कहाँ गाड़ी रोकूं। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। वो कोई आम पिकअप नहीं थी बल्कि मिनी बस थी। फिर मैंने इन्हें बताया कि मैं यहाँ मकामी हूँ, मुझे यहाँ पर रहते हुए काफ़ी टाइम हो गया, अभी मैं पाकिस्तान छुट्टी जा रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि मैं शॉपिंग के लिए गया हुआ था। अदनान भाई, ये थी मेरी स्टोरी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ज़रूर अपने चैनल पर शेयर करेंगे। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं काफ़ी महीनों से सोच रहा था कि आपसे ये स्टोरी शेयर करूँ, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूँ। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी। मेरा ताल्लुक पंजाब के शहर झेलम से है, जो दरियाए झेलम की वजह से भी जाना चाहता। मेरा नाम अब्दुल कदूस है और मैं एक रेस्टोरेंट के किचन में काम कर काफ़ी वक्त से आपकी कहानियाँ सुनता आ रहा हूँ और मुझे आपकी कहानियाँ बहुत पसंद। वाक़या जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ इसी रमज़ान का है। मामूल के मुताबिक अपना काम कर रहा था कि रात 11:45 बजे एक डिलीवरी ऑर्डर मौसूल हुआ। अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई राइडर मौजूद नहीं होता तो मैं खुद ही ऑर्डर पहुंचाने चला जाता हूँ। मेरे लिए ये आम सी बात है। मुझे उस इलाके के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था, मगर चूंकि गूगल मैप पर लोकेशन मौजूद होती इसीलिए ख़ास परेशानी नहीं होती। मैं ऑर्डर लेकर चल पड़ा। जिस जगह पर ऑर्डर देना था वो शहर से कुछ दूर एक गांव मून विलेज में था। मैं पहले कभी वहां नहीं गया था, मगर मैं गूगल मैप की रहनुमाई चलता था। जब मैं कॉन्ट्रैक्टली रोड पर पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि आगे का रास्ता बहुत वीरान है। हर तरफ सिर्फ ज़मीनें ही ज़मीनें थी, आबादी बहुत कम थी। लेकिन मैं घबराया नहीं, क्योंकि मैं रास्ते में कुरान की आयत का विर्द करता हुआ जा रहा था। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरी उम्र सिर्फ 20 साल है और मुझे आज भी कुत्तों से बहुत डर लगता है। वहां दूर दूर तक कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी, तो मैं वैसे ही डरा हुआ था, मगर अल्लाह अल्लाह करता हुआ आखिरकार मंजिल तक पहुंच गया। मैंने ऑर्डर दिया और वापसी के लिए बाइक स्टार्ट की। उस वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि जिस रास्ते से मैं आया हूँ वहां शायद कुत्ते हों, क्यों ना मैं कोई और रास्ता तलाश करूं। गांव में उस वक्त रात के उस पहर कोई भी मौजूद नहीं था जिससे मैं रास्ता पूछता, इसलिए मैंने गूगल मैप पर ही नई लोकेशन देखी और वहां से निकल पड़ा। अब यहाँ एक अजीब वाकया हुआ। मुझे एक जगह से बाएं तरफ मुड़ना था, लेकिन मैं सीधा ही चला गया। कुछ दूर जाकर मुझे महसूस हुआ मैं गलत जा रहा हूँ, तो मैंने बाइक रोकी। जैसे ही बाइक को आहिस्ता किया तो उसकी हेडलाइट मद्धम हो गई और इधर उधर देखा तो हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे बहुत खौफ आने लगा। मैंने बाइक घुमाई और वापस लौटने लगा। अभी उसी रास्ते पर मुझे एक शख्स खड़ा नजर आया। मुझे कुछ इत्मीनान हुआ कि मेरे अलावा भी यहाँ कोई इंसान है। मैं उसे नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ने लगा, लेकिन थोड़ा आगे जाकर मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना उससे रास्ता ही पूछ लूं। मैं वापस उसकी तरफ गया। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे वो मेरे लिए ही वहां खड़ा था। मैंने उसे सलाम किया और कहा कि मैं ऑर्डर देने आया था और शायद गलत सिमत में निकल आया हूँ। क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? उसने मेरी बात गौर से सुनी और कुछ देर सोचने के बाद कहा, तुम गलत आ गए हो, यहाँ से चले जाओ। आगे जाकर दूर एक मस्जिद नजर आएगी, वहां चले जाओ। अदनान भाई, उसकी आवाज बहुत अच्छी थी, मगर वो जैसे मुझे गौर से घूर रहा था। मैंने कहा कि मस्जिद तो नजर नहीं आ रही, क्या वाकई आगे है? उसने कहा आगे ही है, जाओ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया, मगर वो कुछ नहीं बोला। मैंने बाइक मोड़ी और आगे बढ़ने लगा। कुछ ही दूर गया था कि जहां मुझे मोड़ लेना था
वहां से वाकई मस्जिद नजर आ गई। मैं मस्जिद की तरफ बढ़ने लगा। जब मैं जा रहा था तो मेरे जहन ने अचानक काम करना शुरू किया। मैंने सोचा वो शख्स वहां क्या कर रहा था, और वो भी ऐसी जगह जहां कोई आबादी नहीं थी। जब मैं मस्जिद के पास पहुंचा तो मुझे दूर से सड़क नजर आई। मेरे तन बदन में जान आई और मैं वापस अपने रेस्टोरेंट पहुंच गया। वापस आकर मैं बस उसी शख्स के बारे में सोच रहा था कि वो कौन था, और फिर मुझे उसका चेहरा भी याद नहीं रहा, जैसे मैंने उसे देखा ही ना हो। मैंने ये बात अपने कुछ करीबी दोस्तों को बताई तो उन्होंने कहा किसी जिन ने तुम्हारी मदद की है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम बिलावल मुरव्वत है और मैं खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये वाक़या मेरे करीबी दोस्त के साथ पेश आया जो शुमाली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। वो हमारे इलाके में एक छोटा सा कारोबार करता है और कुछ दिन हमारे साथ ही रहता था। एक दिन उसने कहा कि कुछ सामान है जो उसके इलाके ले जाना है, सुजुकी में लोड करके चलेंगे। लेकिन उसने खास तौर पर कहा कि दिन की रोशनी में नहीं जाएंगे बल्कि सुबह फजर की नमाज के बाद निकलेंगे। हमारा नया घर बना था, हम ताज़ा ताज़ा उसमें शिफ्ट हुए थे, तो हमने सदका भी दिया था। दोस्त की बात पर मैंने चावल पका लिए और हम सफ़र पर रवाना हो गए। सर्दियों की रातें थीं और इसका एक छोटा बेटा भी गाड़ी में हमारे साथ था ताकि सामान की हिफाजत हो सके। रास्ते में हम गपशप कर रहे थे, हल्के फुल्के गाने लगा रखे थे। दोस्त ने बताया कि हम रात के वक्त इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दिन में आर्मी और चेकपोस्ट वालों की वजह से काफी वक्त जाया होता है। रास्ते में एक मस्जिद आई, हमने गाड़ी वहां रोकी ताकि पानी भर सके। दोस्त मस्जिद के अंदर चला गया, मैं गाड़ी में बैठा हुआ था। अचानक एक अजीब हुलिये वाला शख्स गाड़ी के पास आ गया। उसने ऐसे कपड़े पहन रखे थे जो गैर मामूली लग रहे थे, चेहरा भी आधा छुपा हुआ था। उसकी आवाज भारी और अजीब सी थी। उसने कहा, आप लोग भी रात को घूमते हैं, ये रास्ते सही नहीं है, मैं भी ज्यादा नहीं निकलता। ये कहकर वो फौरन गायब हो गया। दोस्त वापस आया तो मैंने उसे सारी बात बताई। वो हंसा और बोला, यार यहाँ पागल बहुत है, फिक्र ना करो। मैं खामोश हो गया, लेकिन दिल में कुछ ना कुछ जरूर खटक रहा था। कुछ देर बाद जब हम रास्ते पर थे, दोस्त ने अचानक कहा, बिलाल सामने देखो। मैंने फौरन मोबाइल से नजरें हटाई और सामने देखा तो हैरत से सांस रुक गई। एक लंबा सा इंसान दिखाई दिया जो काले कपड़ों में मलबूस था और लग रहा था जैसे वो जमीन से 1 फीट ऊपर हवा में मुअल्लक। उसके पैर जमीन में नहीं थे। दोस्त ने फौरन ब्रेक मारी, गाड़ी एक झटके से रुकी। हमने दोबारा देखा तो वो चीज गायब हो चुकी थी। दोस्त ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो नीचे उतरा और इंजन चेक किया मगर सब कुछ ठीक था। दोस्त बोला, शायद इंजन हीट अप हो गया, पानी लाना पड़ेगा। मैंने कहा, यार ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। पहले वो अजीब आदमी, अब ये साया। दोस्त बोला, मुझे मालूम है ये जगह हॉन्टेड है या माजी में बहुत जुल्म हुआ है, तुलबा का भी आना जाना रहा है। फिर उसने कहा, मैं नीचे जा रहा हूँ, रोशनी नजर आ रही है, वहां से पानी ले आता हूँ। तुम लोग गाड़ी के अंदर रहना, दरवाजा लॉक कर लेना, चाहे कुछ भी हो दरवाजा मत खोलना। दोस्त चला गया। गाड़ी में उसका बेटा भी सोया हुआ था। मैं बैठा इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद मेरी भी आंख लग गई। अचानक गाड़ी जोर जोर से हिलने लगी। मैं चौंक गया। बाहर कोई तेज हवा भी नहीं थी कि गाड़ी को हिला सके और गाड़ी सामान से भरी हुई थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई गाड़ी के ऊपर चढ़ा हुआ और उसे हिला रहा। आवाजें ऊपर से आ रही थी। मैं खौफजदा हो गया, पसीना पसीना हो गया और फौरन कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। दिल में कहा, जो भी हो हम सिर्फ मुसाफिर हैं, हमें नुकसान मत पहुंचाओ। लेकिन उसके जवाब में खौफनाक सी चीख सुनाई थी और फिर किसी ने गाड़ी के पिछले हिस्से को जोर से मारना शुरू कर दिया। गाड़ी के अंदर खौफ का आलम था।
بچہ بھی جاگ گیا اور رونے لگا۔ میں نے ہمت کر کے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ یوں ہی نیچے اترا، مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے زمین پیروں سے نکل گئی اور میں سیدھا نیچے گرا۔ سر میں چوٹ لگی، تھوڑا خون بھی نکلا۔ میں نے ارد گرد موبائل کی روشنی سے دیکھا مگر کچھ بھی نظر نہ آیا۔ پھر گاڑی میں واپس بیٹھ گیا۔ کچھ وقت کے بعد دوست واپس آیا تو اس نے گاڑی ٹھیک کی اور جیسے ہی ہمیں دیکھا پوچھا کیا ہوا۔ میں نے جواب دیا وہی چیز پھر آئی تھی، بس اس نے ہمیں مارا نہیں، باقی سب کچھ کر لیا۔ دوست خاموش ہو گیا اور صرف اتنا بولا چلو نکلو یہاں سے۔ جیسے ہی ہم گاڑی لے کر روانہ ہوئے میں نے پیچھے شیشے میں دیکھا، وہی سایہ ہمیں گھور رہا تھا۔ وہ منظر میری آنکھوں سے کبھی نہیں نکلے گا۔ جب ہم وہاں پہنچے نہ کچھ کھایا نہ کچھ بولا، بس پوری رات خاموشی اور خوف سے گزر گئی۔ یہ تھا وہ خوفناک اور پراسرار واقعہ جو میرے ساتھ ہوا۔ عدنان بھائی، امید ہے آپ اسے ضرور اپنے سامعین تک پہنچائیں گے تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ کچھ راستے واقعی اندیکھے خطرات سے بھرے ہوتے ہیں۔ تو بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام ایاز ہے، میرا تعلق بلوچستان سے ہے۔ ہم جہاں رہتے ہیں وہ ایک قصبہ نما جگہ اور اس ضلع جس کا نام لورالائی ہے۔ ہمارا قصبہ نہایت سرسبز شاداب قصبہ ہے۔ یہ قصہ 2019 کا ہے۔ عید کی پہلی رات تھی اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ میرا ایک دوست اسلم، جس کا بہنوئی بجلی کے کرنٹ سے وفات پا گیا تھا۔ اسلم کی ساری فیملی فوتگی والے گھر کسی دوسرے شہر جا چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ ان کے گھر حال پوچھ کر آؤں، کوئی کھانا وغیرہ یا کچھ اور ضرورت ہو، کیونکہ اسلم کی پوری فیملی جا چکی تھی سوائے اسلم نے شام ہی کو گھر میں کھانا وغیرہ بنا لیا تھا۔ اسلم کا گھر میرے گھر سے کافی فاصلے پر باغات کے درمیان تھا۔ خیر میں نے کھانا پیک کیا اور ان کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس وقت شام ڈھل چکی تھی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ واقعات میرے ساتھ کافی وقت سے ہوتے رہے تھے اور میں اس دن تک کافی دلیر بن چکا تھا، لیکن اس رات حد ہونے کو تھی۔ خیر میں اسلم کے گھر پہنچا، وہ کافی کمزور اور پریشان لگ رہا تھا۔ میں نے اس کو تسلی دی کہ موت برحق ہے، سبھی کو مرنا ہے۔ وہ کافی حد تک ریلیکس ہو گیا۔ مجھ سے پہلے ایک اور لڑکا جس کا نام بصیر تھا، وہ بھی اسلم کے لیے اپنے گھر سے کھانا لے کر آیا تھا۔ اسلم کچھ نوالے کھا کر کھانا چھوڑ گیا، بہت پریشان تھا۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی، رات کے 1 بجے میں نے اسلم سے اجازت لی گھر جانے کی۔ اس کا اصرار تھا کہ رات کافی ہو چکی ہے، آپ ادھر ہی سو لو، لیکن مجھ کو ڈر تھا کہ صبح ابو سے ڈانٹ پڑے گی، اس لیے میں نہ رکا اور اپنے گھر روانہ ہوا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس رات بارش ہوئی تھی اور باغ والا راستہ جو نزدیک پڑتا تھا وہ کیچڑ بن چکا تھا۔ دوسرا راستہ کچھ لمبا تھا مگر پتھریلا تھا، پھسلن کم تھی۔ میں پتھریلے راستے پر روانہ ہوا۔ میں کچھ دور گیا ہی تھا کہ سامنے سے میرے طرف کوئی آتا نظر آیا۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی رات کو اس راستے پر یہ کون ہے۔ پھر سوچ آئی کہ چور ہوگا، شاید اس کو معلوم ہو گیا کہ اسلم کا گھر شاید خالی ہو اور چوری کی جا سکے۔ خیر میں نے دل ہی دل میں پلان بنایا کہ پہلے میں اس کو سلام کروں گا، وہ جواب دے گا تو کچھ اندازہ لگاؤں گا کہ کون ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، عید کی پہلی رات کو چاند بالکل ابتدائی دنوں کا ہوتا ہے اور روشنی بالکل نہیں ہوتی۔ اب میں موبائل لائٹ کی مدد سے جا رہا ہوں تو میرا ہاتھ آگے پیچھے ہو رہا تھا، لیکن وہ شخص بالکل صاف نظر آتا۔ اب ہم دونوں کے مابین کچھ ہی گزر کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ مجھ کو اس وقت تک چور کا ہی شک تھا اور میرے پستول جو ہر وقت میرے ساتھ ہوتی، کیونکہ ہم لوگ دشمن دار لوگ ہیں۔ اس رات نہیں تھی کیونکہ عید کی مبارک رات تھی، تو پستول اٹھانا کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، حالانکہ وہ پستول لائسنسڈ ہے، لیکن اس وقت شدید غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ خیر اب وہ بولا جو بھی چیز تھی بالکل سر پر تھی اور وہ چند فیٹ کے فاصلے پر میرے ساتھ گزرنے والا یا والی تھی۔
کہ اچانک مجھے لگا کہ وہ مرد نہیں ایک عورت ہے جس کا سفید دھواں دار لباس، لمبے بال اور اس کے پاؤں تک، اف توبہ، وہ میری طرف شرارت بھرے انداز سے دیکھ کر مسکرائی۔ اب مجھ کو ایسا محسوس ہوا کہ وقت تھم گیا ہو۔ میں الٹے پاؤں دوڑنے لگا، میرے ساری بہادری ختم۔ اب اسلم کا گھر ہی مجھ کو اس بلا سے حفاظت کا سامان لگا، لیکن وہ گھر جیسے ہزاروں میل دور ہوتا گیا۔ مجھ کو پیچھے دیکھنے کی ہمت دوبارہ نہ ہوئی۔ جیسے میں اسلم کے گھر کے سامنے پہنچا، زور سے دروازے کو لات ماری۔ کچھ ٹائم بعد اسلم باہر آیا تو میرے چہرے کو دیکھا اور سمجھ گیا کہ کچھ ہوا ہے۔ خیر میرے حواس بحال ہوئے تو قصہ سنایا۔ وہ بولا میں اس لیے ادھر ہی سونے کا بولا تھا۔ خیر وہ رات میں نے ان کے گھر گزاری۔ صبح اسلم بولا کہ کچھ دن پہلے ایک مہمان کو بھی ہمارے مہمان خانے کے دروازے پر 2 بجے رات کو ایک گھنے دار بالوں والی عورت دکھائی دی تھی۔ پھر وہ شاید بیمار ہو گیا تھا۔ عدنان بھائی یہ تھی میری سچی اس رات کی آپ بھی تھی۔ اس رات کے بعد کچھ سال میں شدید خراب کنڈیشن میں تھا۔ راتوں کو جب چاند کی روشنی نہ ہوتی تو باہر ویرانوں میں نکل جاتا۔ باغ میں جو گھنا کالا سایہ دار درخت ہوتا اس کے نیچے کئی گھنٹے بیٹھا کرتا۔ اب 2 سال سے کافی بہتر ہوں، لیکن میرے کمرے کا دروازہ خود بخود کھلنا بند ہونا، رات کے بچوں کی آوازیں، سایہ نظر آنا اب بھی ہو۔ یہ تھی میری سٹوری۔ امید ہے آپ اپنے چینل پر لازمی شیئر کریں گے اور آپ کی یوٹیوب فیملی سے دعاؤں کی درخواست۔ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تو بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری ہم سے شیئر کی۔ تو دوست سنیے گا، میری طرف سے پرسنل ریکمنڈ آپ کو بہت پسند آئیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔